हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिगेटिव सोल। हमारे चैनल पर अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आई नो इट्स नॉट अ बिग नंबर बट इट मैटर्स टू मी अ लॉट मोर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहेंगे और मैं आपके लिए वीडियोस यूं ही बनाता रहूँगा। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए फिर इसी बात पर शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी, जिसका नाम है द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ बॉयज प्लेस। ये स्टोरी शैरल नाम की एक लड़की की है। शैरल एक बेहद ही खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़की थी। शैरल को अगर डिफाइन करना हो तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसके अराउंड हर कोई रहना पसंद करता था। शैरल ने जब अपना 16th बर्थडे सेलिब्रेट किया, देन हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू मूव हर टू अ न्यू सेकेंडरी स्कूल फॉर बेटर एजुकेशन। शैरल अपने पुराने स्कूल को छोड़ना नहीं चाहती थी बिकॉज पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे जिनके साथ उसकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। पुराने स्कूल की जो फैकल्टी थी उनके साथ भी शैरल के रिलेशंस काफी अच्छे थे, इसलिए शैरल अपना पुराना स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी। वैसे भी पुराना स्कूल छोड़ना ही कौन चाहता है, इतनी सारी यादें जुड़ी होती हैं। वेल, ड्यू टू कंपल्जन एंड पेरेंट्स प्रेशर शैरल को अपना पुराना स्कूल छोड़ना पड़ा और अब उसका एडमिशन एक न्यू सेकेंडरी स्कूल में हो गया था। नए स्कूल में क्लासमेट्स भी नए थे और फैकल्टी भी न्यू थी, बट शैरल की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी कि बहुत ही जल्दी नए स्कूल में भी उसके बहुत सारे अच्छे दोस्त बन गए और उसकी रिलेशनशिप उस स्कूल के फैकल्टीज के साथ भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। जैसा कि शैरल सिर्फ 16 साल की थी और अपनी लाइफ के मिड टीनेज डेज में थी, इसलिए उसके अंदर भी टीनेज लड़कियों वाली ही हरकतें थी। शैरल की क्लास में एक लड़का था जो कि उसको काफी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव लगता था। समवेयर टू द बॉटम ऑफ हर हार्ट शी स्टार्टेड टू लाइकिंग हिम। उस लड़के का नाम जैकब था। इवन दो जैकब वाज क्वाइट एंटीसाइन, ही सीम्ड टू शो एन अनसेटलिंग अमाउंट ऑफ क्यूकरनेस। उसकी कुछ हरकतें काफी वियर्ड थीं, जैसे जब वो हंसता था तो उसकी स्माइल में एक अजीब सी वियर्डनेस थी। उस वियर्डनेस को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लाइक देयर वाज समथिंग इविल हाइडिंग बिहाइंड हिज स्माइल। ये कोई ऐसे वियर्डनेस नहीं थी जो कि मार्वल कॉमिक्स पढ़ने वाले नर्डी पीपल के अंदर देखने को मिलती है। लाइक शैरल वाज आल्सो फैन ऑफ मार्वल कॉमिक्स एंड अ लिटिल बिट नर्ड टू, बट जैकब की जो वियर्ड हरकतें थी उनको देखकर ऐसा फील होता था जैसे कि जैकब कोई सीरियल किलर हो। वो हमेशा स्लैशर फिल्म्स देखना पसंद करता था और उसको ब्लड एंड गॉर से कुछ खासे लगाव था। बट ऐसी मूवीज ब्लड गॉर एंड ऑल बहुत सारे लोगों को पसंद होता है और वो सब सीरियल किलर्स नहीं होते हैं, बट दोज आर नॉर्मल पीपल लाइक अस। शैरल ने भी सोचा कि अगर उसका टेस्ट ऑफ चॉइस नॉर्मल लोगों से कुछ हटकर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई परवर्ट है या फिर कोई सीरियल किलर है, बिकॉज ही सीम्स टू बी अ गुड गाय। शैरल ने अपने फ्रेंड्स को जैकब के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया। उसके बाद से शैरल के फ्रेंड्स उसको जैकब से बात करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करने लगे और ऊपर से शैरल खुद ओवर फ्रेंडली थी, इसलिए शैरल ने इधर उधर की सारी बातें साइड में रखी और उसने जैकब से फ्रेंडशिप कर ली। जैकब के साथ शैरल की रिलेशनशिप काफी अच्छी चल रही थी। लाइक एवरी अदर लव बर्ड, दे गो टू थिएटर्स टू वॉच मूवीज, हैंग आउट विद फ्रेंड्स एट नाइट, लेट नाइट चैटिंग विद ईच अदर। शैरल और जैकब वो सब कुछ किया करते थे जो इस एज में टीनेज कपल्स करते हैं। शैरल भले ही जैकब के साथ रिलेशनशिप में थी, बट स्टिल दे डिडंट इन्वॉल्व इन फिजिकल रिलेशनशिप। शैरल को अपनी लिमिट पता थी कि उसको इस रिलेशनशिप में कहाँ तक इन्वॉल्व होना है। काफी लंबे वक्त तक शैरल और जैकब के बीच सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर एक दिन जैकब ने शैरल को अपने घर पर स्लीप ओवर के लिए इनवाइट किया। जैकब का इनविटेशन सुनते ही शैरल के दिमाग में मिलियंस ऑफ थॉट्स लाइट स्पीड से घूमने लगे। शैरल की ये पहली रिलेशनशिप थी और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर उसको रिएक्ट कैसे करना है। शैरल ने जैकब से कहा कि उसको सोचने का कुछ वक्त चाहिए। जैकब ने एक जेंटलमैन की तरह शैरल से कहा, ओके, टेक योर टाइम, जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम मेरे घर पर स्लीप ओवर के लिए आ जाना। जब स्कूल की छुट्टी हुई तब शैरल अपने घर पर आई और सीधे अपने रूम में जाकर बेड पर उल्टी होकर लेट गई। बेड पर लेटकर शैरल सिर्फ जैकब के बारे में ही सोच रही थी। उसके दिल में और दिमाग में सिर्फ जैकब का ही ख्याल था। शैरल सोच रही थी कि रात में उसके पास कोई काम नहीं है और जैकब ने उसको अपने घर पर स्लीप ओवर के लिए इनवाइट किया था। शैरल को फील हो रहा था कि उसको जैकब का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। शैरल जैकब को काफी मिस कर रही थी। फिर शैरल ने जैकब के घर स्लीप ओवर के लिए जाने का मन बना लिया और उसने जैकब को कॉल करके बोल दिया कि वो उसके घर पर स्लीप ओवर के लिए आ रही है। जैकब उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने शैरल से कहा कि वो उसको पिकअप करने के लिए खुद उसके घर पर आ रहा है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के ठीक 20 मिनट के बाद जैकब शैरल के घर पर आ गया और फिर शैरल जैकब की कार में बैठकर उसके घर के लिए निकल गई। जैकब के घर पर पहुंचने के बाद शैरल ने जैकब की प्रॉपर्टी के आसपास देखा। जैकब की प्रॉपर्टी काफी बड़ी थी और उसकी प्रॉपर्टी के आसपास के एरिया में काफी ज्यादा झाड़ियां उगी हुई थी।
उन झाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सालों से उन झाड़ियों को काटा नहीं गया था। जैकब ने शेरल को बताया कि उसकी प्रॉपर्टी में जो बड़ा वाला घर है उसमें उसके पेरेंट्स रहते हैं और उसके पेरेंट्स के साथ में उसकी सिस्टर भी वहीं पर रहती है। शेरल ने उससे पूछा कि वो कहाँ पर रहता है, तो उसने मेन हाउस से 10 मीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड एक घर की तरफ पॉइंट आउट करके कहा कि वो वहां रहता है। असल में वो घर उसकी ग्रैंड मदर का था। जब उसके ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तब वो उस घर में रहने लगा। यहाँ तक तो शेरल को सब कुछ नॉर्मल फील हो रहा था, बट उसको एक बात बड़ी अजीब सी लग रही थी। शाम के 5 बज रहे थे और शेरल के मोबाइल में रिसेप्शन नहीं आ रहा था। हालांकि ये बात सुनने में बड़ी ही नॉर्मल सी लगती है, बिकॉज बहुत सी जगहों पर मोबाइल्स के सिग्नल्स नहीं आते हैं, लेकिन शेरल के केस में ऐसा नहीं था। बिकॉज शेरल टेल्स्टा कंपनी का नेटवर्क यूज करते थे और इस कंपनी की स्पेशलिटी ये थी कि इसके नेटवर्क्स हर एरिया में अवेलेबल थे। इस कंपनी के रिसेप्शन दूर दराज के जंगल में भी आया करते थे, बट सिग्नल्स का ना आना बहुत ही वियर्ड था। बट शेरल ने इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि हो सकता है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सिग्नल्स ना आ रहे हों। जैकब की प्रॉपर्टी पर उन डेंस बुशेस को देखकर और अपने मोबाइल के सस्पेंडेड रिसेप्शन को देखकर शेरल को ऐसा लग रहा था कि वो जैसे किसी क्लासिक हॉरर मूवी के सेट पर आ गई हो, क्योंकि जितनी भी हॉरर मूवीज होती हैं उनमें सबसे पहले मोबाइल का रिसेप्शन ही गायब हो जाता है। बहरहाल शेरल ने अपने माइंड से सारी बातें बिल्कुल निकाल दी एंड शी वाज ओनली थिंकिंग टू स्पेंड द नाइट विद जैकब। फिर जैकब शेरल को अपनी ग्रैनी के घर के अंदर ले गया, जहां पर अब वो परमानेंटली रह रहा था। जैकब ने शेरल को अपने लिविंग रूम में बिठाया और वो शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। जैसे ही शेरल ने बाथरूम में पानी की आवाज सुनी, शेरल काउच से उठी और जैकब के रूम को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगी। It was nothing too privacy invading, but she had little bit curiosity to do a little bit of snooping around his room. She just wanted to look at the decor in his place and to see what his room is like. जैकब के रूम में स्नूपिंग करने के अराउंड शेरल ने बहुत सारी चीजें देखी। उसके रूम में रग्बी यूनिफॉर्म की पुरानी जर्सी रखी थी। फोटो बूथ स्टाइल में जैकब की और उसके एक्स की फोटो लगी थी, जिसको देखकर शेरल को थोड़ी सी जेलसी फील हुई, बिकॉज शेरल हैड फीलिंग्स फॉर हिम। जैकब के रूम में कुछ आर्ट वर्क्स भी रखे थे, बिकॉज जैकब एक आर्ट स्टूडेंट था, इसलिए उसको आर्ट वर्क्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। बट उसके जितने भी आर्ट वर्क्स थे वो काफ़ी वियर्ड थे। दोज आर्ट वर्क्स वर लाइक सम रॉ नेचर। उन आर्ट वर्क्स को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। शेरल जैकब के रूम को बस एक्सप्लोर करती जा रही थी, तभी शेरल की नज़र जैकब के रूम के पास एक एडजॉइनिंग रूम पर पड़ी। ड्यू टू क्यूरियोसिटी शेरल उस एडजॉइनिंग रूम में चली गई। At first glance, all seemed normal. Bed with a nightstand, desk with high-tech computer and camera. पर जैसे ही शेरल ने उस एडजॉइनिंग रूम के अराउंड देखना शुरू किया, वैसे ही शेरल की नज़र सडनली एक हाफ ओपन ड्रॉर पर पड़ी, जिसके ऊपर एक नाइट स्टैंड रखा हुआ था। पहले तो शेरल उस ड्रॉर के अंदर झांक कर देखना नहीं चाहते थे, पर ड्यू टू क्यूरियोसिटी शेरल ने उस ड्रॉर के अंदर झांक कर देख लिया। उस ड्रॉर के अंदर शेरल ने जो देखा, इट वॉज मोस्ट क्रीपी पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड स्पार्क्ड अप रेड अलार्म्स इन द हेड ऑफ शेरल। शेरल ने उस ड्रॉर के अंदर देखा तो उसने नोटिस किया उस ड्रॉर में एक बड़ा सा बुचर नाइफ रखा था, जिस पर रेड कलर का मटेरियल सा लगा हुआ था, जिसको देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे ये किसी का क्लॉटेड ब्लड हो। उस ड्रॉर में बुचर नाइफ के अलावा सेवरल काइंड्स ऑफ रोप्स, बीडीएसएम स्टाइल हैंडकफ्स एंड एक बोतल रखी हुई थी, जिसमें हरे कलर का एक गाढ़ा सा लिक्विड था। वो लिक्विड क्या था ये शेरल को नहीं पता, बट शी वॉज कन्फर्म दैट इट वॉज नॉट अ लुब्रिकेंट। फिर शेरल ने सोचा कि हो सकता है जैकब थोड़ा किंकी टाइप पर्सन हो और उसे बीडीएसएम एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही पसंद हो, इसलिए उसने ये सब अपने पास रखा है। बट डीप डाउन शेरल न्यू दैट समथिंग फिशी गोइंग ऑन। शेरल के लिए ऐसा सोचना इसलिए भी वाजिब था क्योंकि उसने जैकब के बारे में काफी सारे रूमर्स सुने थे दैट ही डज सम फक्ड अप शिट। इन रूमर्स को पहले तो शेरल इग्नोर करती थी, बट अब उसको इन सब बातों पर बिलीव होने लगा था। और जिस एरिया में जैकब रहता था उस एरिया से पहले कुछ लड़कियां गायब हो चुकी थी और पुलिस को कभी भी उन लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लाइक दे वर वेनिश्ड इन द थिन एयर। ये सारी बातें शेरल के माइंड में रिवॉल्व होती जा रही थी। तभी शेरल को बाथरूम में से शॉवर के बंद होने की आवाज आई। जैसे ही शेरल ने शॉवर के बंद होने की आवाज सुनी, वैसे ही शेरल भागकर उसी रूम के उसी काउच पर जाकर बैठ गई जिस पर जैकब उसको बैठाकर गया था। और शेरल अपना मोबाइल हाथ में लेकर ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे वो मोबाइल रिसेप्शन मिलने का ट्राई कर रही हो। जैकब बाथरूम से बाहर आया और उसने अपनी बॉडी को पोंछा और पास में ही पड़े कपड़ों को पहन लिया। उसने मोबाइल में रिसेप्शन ना मिलने को लेकर कहा कि यहाँ पर तुम्हें मोबाइल के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। ये बात शेरल को काफ़ी अजीब लगी, बिकॉज अगर यहाँ पर मोबाइल के सिग्नल्स आते ही नहीं हैं तो फिर जब शेरल ने जैकब को कॉल की थी तब जैकब ने शेरल से कैसे बात करी, क्योंकि उस वक्त तो वो अपने घर पर था और उसके अकॉर्डिंग उसके घर पर मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते हैं, तो फिर वो शेरल से कैसे बात कर सकता है। शेरल इतना सोच ही रही थी तभी जैकब चलकर उसके पास आया और उसने शेरल को टाइटली हग कर लिया और फिर उसने शेरल को ब्राइडल स्टाइल में उठाया
और उसको अपने एडजॉइनिंग बेडरूम में ले गया, जहाँ पर शेरल ने वो सारा बीडीएसएम स्टफ देखा था। जैकब के इन सडन एक्शंस की वजह से शेरल को मिनी एंजाइटी अटैक आ गया था एंड शी वाज अ लिटिल बिट फियरफुल फॉर हर लाइफ टू। जैकब ने शेरल को अपने बेड पर लेटाया और फिर वो बेड के पास में रखी टेबल के पास गया, जिसके ऊपर एक ट्राइपॉड रखा था। जैकब ने उस ट्राइपॉड को उठाया और फिर वो उसमें अपने मोबाइल को माउंट करने लगा। फिर उसने ट्राइपॉड में मोबाइल को माउंट करने के बाद उसको बेड के फ्रंट पर सिचुएटेड टेबल के ऊपर रख दिया और उसने मोबाइल के कैमरे की डायरेक्शन शेरल की तरफ कर दी। ये सब देखकर शेरल समझ गई कि इस रूम में उसके साथ जो कुछ भी होगा उसको जैकब शूट करने वाला है। ये सब देखकर शेरल का दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, गेट द फक आउट ऑफ हियर। डर के मारे उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। शेरल दिल की धड़कन को साफ साफ सुन सकती थी। शेरल की बॉडी ठंडी पड़ गई थी और उसके माथे पर ठंडा ठंडा पसीना आ रहा था। शेरल सोच रही थी कि जैकब अब उसका रेप करने वाला है और फिर वो रेप करने के बाद उसका मर्डर कर देगा और वो ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके डार्क वेब पर अपलोड कर देगा। बिकॉज जैकब ने एक बार शेरल को बताया था कि वो एक डार्क वेब यूजर है और वो फ्रीक्वेंटली डार्क वेब को विजिट करता है। शेरल के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स इधर उधर फायर होने लगे। मोबाइल में रिसेप्शन का ना आना, जैकब के रूम में बुचर नाइफ और बीडीएसएम स्टफ का होना, उस एरिया से लड़कियों का गायब होना, जैकब का डार्क वेब यूजर होना, प्लस सारी एक्टिविटीज को मोबाइल में रिकॉर्ड करना, ये सारी बातें शेरल के माइंड में मिक्सड अप होकर उससे बोल रही थी कि वो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाए, वरना उसके साथ कुछ बहुत गलत हो सकता है। लकीली ऐसी सिचुएशंस में शेरल का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, बिकॉज शेरल ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने में काफी ज्यादा स्मार्ट थी। शेरल ने जैकब के घर से निकलने के लिए ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो अपने मोबाइल में किसी का टेक्स्ट पढ़ रही थी। जैकब ने उससे पूछा कि तुम मोबाइल में क्या पढ़ रही हो, तो शेरल ने उससे कहा कि मेरी मॉम का मैसेज आया है एंड दिस इज एन इमरजेंसी, आई नीड टू गो होम राइट नाउ। शेरल ने जैकब से झूठ बोला था। शेरल के पास उसकी मॉम का कोई मैसेज नहीं आया था, बिकॉज जैकब के प्लेस पर मोबाइल सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे, इसलिए किसी की कॉल का या फिर किसी के मैसेज का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। शेरल ने जैकब से अपॉलॉजी मांगी कि उसको इस तरह इतनी जल्दी उसके घर से जाना पड़ रहा है और इसके लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। ये कहकर शेरल जैकब के घर से बाहर निकली और भागकर वो उसकी प्रॉपर्टी से भी बाहर चली गई। जैकब की प्रॉपर्टी से 2 गली क्रॉस करने के बाद शेरल के मोबाइल के सिग्नल्स भी आने लगे और उसने अपनी एक क्लोज फ्रेंड को कॉल लगा दी। शेरल की वो क्लोज फ्रेंड उसके घर के पास ही रहती थी, इसलिए शेरल ने उससे कहा कि वो उसको आकर यहाँ पर पिकअप कर ले, बिकॉज शेरल की मॉम उस वक्त कहीं बाहर थी। शेरल की फ्रेंड ने उसको आकर अपनी कार से पिकअप किया। जब शेरल अपनी फ्रेंड की कार में बैठ गई तब शेरल ने पूरी बात अपनी फ्रेंड को बताई कि वो यहाँ पर क्यों आई थी और क्या कर रही थी। शेरल की फ्रेंड ने उसको उसके घर पर छोड़ा और फिर शेरल ने कुछ राहत की सांस ली। एवर सिंस दैट इंसिडेंट शी वॉज स्केयर्ड ऑफ जैकब एंड लेसन हर टाइम ऑन टॉकिंग टू हिम। ग्रेजुएशन के बाद शेरल ने जैकब को अपने सारे कॉन्टैक्ट से ब्लॉक कर दिया और फिर उसने जैकब से कभी भी बात नहीं की। वो रात शेरल के लिए सबसे डरावनी रात थी। उस रात शेरल के साथ कुछ भी हो सकता था, बट फॉर्चुनेटली समहाउ शी एस्केप्ड फ्रॉम दिस सिचुएशन। इस इंसिडेंट के बाद शेरल कभी भी किसी ऐसे लड़के के घर पर नहीं गई जो ऐसी किसी सुनसान जगह पर अकेला रहता हो। दिस स्टोरी इज ऑल्सो लेसन फॉर यू टू थिंक 10 times बिफोर गोइंग टू एनी पर्सन's प्लेस। हु नोज, यू मे बी हिज नेक्स्ट विक्टिम। हमारी नेक्स्ट स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसको ना तो हम एक नॉर्मल स्टोरी कह सकते हैं और ना ही एक हॉरर स्टोरी कह सकते हैं। ये स्टोरी एक लाइफ स्टोरी और एक हॉरर स्टोरी का कॉम्बिनेशन है। इस स्टोरी में एक बहुत डीप मैसेज छुपा हुआ है और जिन लोगों को इस स्टोरी में छिपा डीप मैसेज मिल जाए वो कमेंट करके बताएं कि आखिर इस स्टोरी का मीनिंग क्या था। हमारी आज की इस सेकंड स्टोरी का नाम है रूम 250। Hi, my name is Timothy Edenberg and in the 20 years I have been a doctor and I have never regretted it because मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे हाथों में किसी की जान बचाने की ताकत है and this is what I live for। मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट्स तब आते हैं जब वो अपने डेथ बेड पर होते हैं। वो पेशेंट्स अपने प्यार का इजहार अपने लाइफ पार्टनर से करते हैं जो कि उनके बेड के पास ही खड़े होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो किसी भी वक्त मरने वाले हैं, इसलिए वो लोग अपने दिल की गहराई से अपने प्यार का इजहार उन लोगों से करते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। मैं उनकी इस फीलिंग को कभी भी नहीं समझ पाता हूँ। खैर मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा प्राइड होता है और अल्टीमेट लेवल का सेटिस्फैक्शन फील होता है कि आज तक जितने भी पेशेंट्स मुझे हॉस्पिटल की तरफ से असाइन किए गए हैं
उनमें से किसी की भी मौत आज तक नहीं हुई है। मेरे ट्रीटमेंट से सभी पेशेंट जो डेथ बेड पर पड़े होते हैं, वो अपने पैरों पर चलकर अपने घर जाते हैं। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे कभी भी ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर मैं उन्हें ज़्यादा वक्त क्यों नहीं दे पाता हूँ। मेरी वाइफ स्टेफनी हमेशा मेरे काम से नफरत करती है, लेकिन उसको उन रुपयों से बहुत प्यार है जो मैं इस काम से कमाता हूँ। ये शायद इसलिए है क्योंकि इन रुपयों से उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं वक्त में पीछे जा पाता, काश मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पाता, काश मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेल पाता, उन्हें बड़ा होते देख पाता, काश मैं उन्हें एक नॉर्मल फैमिली वाली जिंदगी दे पाता। बट हॉस्पिटल को मेरी ज़रूरत है। मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बजाय किसी की जान बचाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपने रिश्तों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। एक दिन मैं हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में काम कर रहा था, जहाँ पर बर्न विक्टिम्स को लाया जाता है उनकी बेहतर केयर के लिए। हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में अक्सर डॉक्टर जाने से बचते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स जलने की वजह से डिसफिगर्ड हो चुके पेशेंट्स को फेस नहीं करना चाहते थे। बट आपको पता है कि मुझे अपने काम से कितना ज्यादा प्यार है और मुझे अपने पेशेंट्स की कितनी ज्यादा परवाह है। दैट्स व्हाई आई हैव नेवर अवॉइडेड गोइंग टू द बर्न यूनिट। उस दिन मैं हॉस्पिटल के काउंटलेस डोर्स को खोलता हुआ बर्न यूनिट में गया। वहाँ पर अलग अलग रूम्स थे जिनमें कुछ बच्चे थे और कुछ एडल्ट्स थे। उनमें से ज्यादातर पेशेंट्स के फेस बुरी तरह से जले हुए थे। बहुत सारे पेशेंट्स की तो पूरी की पूरी बॉडी जली हुई थी। मैं हर रूम में विजिट करता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं जिस भी रूम में जाता वहां पर मौजूद पेशेंट को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देता, बिकॉज मैं जानता था कि वो लोग अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज से गुजर रहे थे और बस मैं इतना चाहता था कि मेरी उम्मीद भरी मुस्कुराहट को देखकर उनको कुछ खुशी मिल जाए। मेरा बस यही मोटिव था। मैं ऐसे ही रूम में जाता रहा और उन जले हुए पेशेंट्स को देखकर मुस्कुराता रहा। फिर चलते चलते मैं आखिरी रूम पर पहुंचा, रूम नंबर 250। जैसे ही मैंने रूम 250 में एंटर किया, वैसे ही मेरी नजरें उस रूम में प्रेजेंट पेशेंट के ऊपर पड़ी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, आई क्विकली रियलाइज द सीवियरिटी ऑफ द केस। वो पेशेंट बेड पर लेटा हुआ था और उसकी बॉडी सर से लेकर पांव तक बैंडेजेस से कवर्ड थी। आई अप्रोच द पेशेंट, स्टेयरिंग इंटेंटली अपॉन द काउंटलेस ट्यूब्स कनेक्टेड टू हिम। मैंने उस पेशेंट से कहा, हाय, आई एम डॉक्टर ईडनबर्ग। ये कहकर मैंने बेड के पास रखा ऑक्सीजन सिलेंडर चेक किया। हार्ट रेट मॉनिटर कंटिन्यूअस बीप कर रहा था। मैं जानता था कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बिकॉज उसे कुछ आवर्स पहले ही हॉस्पिटल में लाया गया था एंड सिंस देन ही वाज इन कोमा। बट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू सोशलाइज विद पेशेंट्स हु आर कोमाटोज। भले ही वो कुछ बोल ना सकें, बट वो सब कुछ सुन सकते हैं। मैंने उस पेशेंट से कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। जैसे ही मैंने ये कहा, तभी एक नर्स रूम के अंदर आ गई। उसने पहले हार्ट रेट मॉनिटर की रीडिंग नोट करी और फिर उसने आईवी बैग चेंज किया। मैंने उस नर्स से कहा कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से इस पेशेंट की कंडीशन कांस्टेंट है। उस नर्स ने पेशेंट की तरफ बहुत ध्यान से देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया है। रूम से जाने से पहले उसने पेशेंट से कहा, प्लीज जल्दी ठीक हो जाना। पेशेंट के प्रति नर्स का ये जेस्चर देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई। मैं मुस्कुराया, बट शी वॉज नॉट देयर टू विटनेस इट। हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि पेशेंट से ज्यादा अटैच नहीं होना है, बट अटैचिंग योरसेल्फ टू समवन who you are around for a substantial amount of time is human nature। मैंने रूम 250 वाले पेशेंट से कहा कि मैं हर कुछ घंटों में आकर तुम्हें चेक करता रहूंगा, बट वो ब्यूटीफुल नर्स तुम्हें देखने के लिए बार बार आएगी, तुम टेंशन मत लो। आई थिंक शी इज सिंगल। मैंने उससे ये कहकर स्माइल किया और रूम से बाहर जाने से पहले मैंने एक आखिरी बार हार्ट रेट मॉनिटर की तरफ देखा और बाहर हॉल की तरफ निकल गया। इंस्टिंक्टिवली माय स्टमक बिगेन टू ग्रोल, बिकॉज मेरा लंच टाइम बहुत पहले ही निकल चुका था और जब मुझे भूख लगती है तब मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसलिए मैं भागकर फौरन हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में गया। हमेशा की तरह पूरा कैफेटेरिया स्टाफ मेंबर्स की भीड़ से जाम था, बट टेलीविजन के पास स्पेशली काफी क्राउड इकट्ठा था। हालांकि मेरे पेट में उस वक्त बहुत सारे चूहे कूद रहे थे, लेकिन फिर भी मैं टीवी के पास मौजूद स्टाफ मेंबर्स के उस क्राउड की तरफ गया एंड आई क्वेश्चन व्हाट्स गोइंग ऑन। हर कोई स्टैचू बना हुआ बैठा था और सबकी नजर टीवी में चल रही रिपोर्ट की तरफ थी। टीवी में हाईवे पर हुए किसी ट्रेजिक कार क्रैश की रिपोर्ट चल रही थी, जिसे हर कोई सुन रहा था। पुलिस कह रही थी कि कार क्रैश की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि इस कार क्रैश में कोई फाउल प्ले किया गया था, बिकॉज वो कार जलने से पहले हाईवे पर बहुत सारे व्हीकल से टकराती हुई गई थी, जिस वजह से उस हाईवे पर बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी। ये रिपोर्ट देखकर मैं वहीं पर स्पीचलेस खड़ा रहा, बिकॉज मेरे लिए ये सब बहुत शॉकिंग था। तभी कुछ नर्सेस को मैंने आपस में बात करते सुना। उनमें से एक नर्स ने कहा, रूम नंबर 250। क्विकली आई कंक्लूडेड द पेशेंट इन रूम 250 वाज द मैन इन द रिपोर्ट। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ।
वो पेशेंट कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं था जो अपने हाथ में सिगरेट पकड़े-पकड़े कार में ही सो गया हो, या फिर कोई ऐसा पागल नहीं था जो अपनी कार में रखकर पटाखे जला रहा था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान था जो काम पर जाया करता था, जिसकी फैमिली थी और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। यही सब सोचकर मुझे उस रूम 250 वाले पेशेंट के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। टीवी में उस एक्सीडेंट के बारे में सुनकर मेरे तो जैसे भूखे मर चुके थे। लंच लेने के बजाय मैंने ये फैसला किया कि मैं वापस अपने घर जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ ही आज का पूरा दिन बिताऊंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी कार रिपेयर शॉप में खड़े थे, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा घर तो हॉस्पिटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। मैं हॉस्पिटल से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज रास्ते का नज़ारा मुझे बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने कभी भी नोटिस ही नहीं किया कि इस दुनिया में छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी खूबसूरत होती हैं। बर्न यूनिट में एक दिन बिताने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी छोटी होती है और उसका एक एक पल कितना प्रीशियस होता है। हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त यूं ही बर्बाद कर देते हैं, ये सोचे बिना कि हर एक गुजरते लम्हे के साथ हमारी जिंदगी का वक्त कम होता जा रहा है। आज मुझे ये एहसास हुआ कि जिंदगी में वक्त कितना कम है और काम कितने ज्यादा है। रूम 250 वाले इंसिडेंट ने मेरे दिल के भीतर मौजूद सूनेपन में एक आहट छेड़ दी थी और उस सूनेपन को अब जिंदा दिली टेक ओवर करती जा रही थी। घर की तरफ उठाया हुआ मेरा हर एक स्टेप, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हर एक कदम के साथ मेरे कंधे से कोई बोझ उतरता जा रहा हो। मुझे अब ऐसा फील हो रहा था कि मेरी फैमिली मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरा परिवार चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। घर का रास्ता मुझे बेहद ही लंबा लग रहा था। मेरा दिल मुझसे चीख चीख कर कह रहा था कि बस जल्दी से घर पहुंच जाओ और घर जाते ही सीधे अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को गले से लगा लो। जब मैं घर पहुंचा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी हमेशा की तरह वैसे ही रहने वाली है जैसे वो हमेशा से थी। मेरे घर के सामने वही कार खड़ी थी जो मुझे तब खड़ी हुई मिलती थी जब मैं हॉस्पिटल से जल्दी घर आया करता था। ये वही फोर्ड पिकअप ट्रक था जो मेरे घर के ड्राइववे में खड़ा हुआ था। इसको देखकर मेरा दिल बेइंतहा गुस्से से भर गया। मैं जानता था कि मेरी वाइफ का अफेयर पिछले कुछ सालों से किससे चल रहा है। काम पर बिताए गए उन सभी दिनों में मैंने कभी भी अपनी वाइफ को कॉल करके उसकी खैरियत नहीं पूछी। मैंने उसे कभी भी उस तरह वक्त नहीं दिया जैसा मुझे देना चाहिए था। And it was enough to send her over the edge. I understood it, but I didn't want to admit that my wife had been screwing some guy behind my back in my home. ये सब कुछ अवॉइड किया जा सकता था अगर मैं काम से जल्दी घर आया करता, अगर मैं उसका सिर्फ हाथ पकड़कर उससे बात करता, उसके दिल की बात को सुनता, तो शायद ये सब कुछ होने से टाला जा सकता था। बट I didn't have the time to even say hi to her. I left her with 3 teenage boys and expected her not to fall apart with stress. This was all my fault. और अब मैं अपनी इस प्रेजेंस से उसको और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहता था। So I turned around and headed back towards the hospital. एक मर्द के तौर पर मैं हालातों से भागना नहीं चाहता था, मैं उनका सामना करना चाहता था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर के अंदर जाकर उस आदमी का कॉलर पकड़ूं एंड बीट द लिविंग शिट आउट ऑफ हिम। बट इससे क्या होता? क्या इससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता? शायद नहीं, इससे हालात पहले से भी बदतर हो जाते। इसलिए मैं बेवफाई और विश्वासघात का एहसास अपने अंदर समेटकर वापस हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। हर एक कदम के साथ मेरे पैर मुझे और भी ज़्यादा भारी महसूस हो रहे थे। मेरी सांसें बहुत ज़्यादा भारी होने लगी थीं, मानो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा। बट आफ्टर ऑल हॉस्पिटल आ गया, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, जिसके लिए मैंने अपने रिश्तों की कुर्बानी दे दी। मैं हॉस्पिटल के अंदर आ गया और हॉल के एंड में पहुंच गया। मैंने वहां पर देखा कि बहुत सारी नर्सेज तेजी से भागती हुई बर्न यूनिट की तरफ जा रही हैं। मैंने उन नर्सेज को फॉलो किया और मैं भी बहुत तेज चलता हुआ बर्न यूनिट की तरफ जाने लगा। मैं तेज चलने की कोशिश कर रहा था, बट यूजुअली मैं जितना तेज चलता हूँ उससे काफी स्लो चल पा रहा था। मैं उन नर्सेज को फॉलो करता हुआ रूम नंबर 250 में पहुंचा। There I'd seen nurses panicked as they tried to revive the bandaged man lying on the bed. ब्लड की स्मेल उस रूम में चारों तरफ फैले हुए थे, बिकॉज वो नर्सेज जल्दी जल्दी खींच कर बेड पर लेटे उस आदमी के चेस्ट से बैंडेजेस निकाल रही थी, जो कि उसके चेस्ट पर रैप थे, जिस वजह से उन बैंडेजेस के साथ उस आदमी के चेस्ट का जला हुआ मांस भी चिपक कर बाहर आ रहा था। और मांस के बाहर आने की वजह से जो जख्म बन रहे थे उनमें से बहुत सारा खून बह बहकर जमीन पर गिर रहा था। आफ्टर 3 failed attempts of resuscitation, the nurses backed away from the body. उनमें से कुछ नर्सेज ने उस आदमी के बेजान शरीर की तरफ देखा और वो नर्सेज फूट फूट कर रोने लगी। I stepped in, attempting to console the crying nurses, but something strange happened. जैसे ही मैंने एक नर्स के कंधे पर हाथ रखा, वैसे ही मेरा हाथ उस नर्स के कंधे के आर पार होकर निकल गया। मुझे लगा that I was hallucinating, but my hand seemed to evaporate with every attempt at contact. उनमें से एक नर्स ने कहा, "You'll be missed, Dr. Edenberg."
ये सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं रूम नंबर 250 से तुरंत बाहर निकलकर हॉलवे में पहुंच गया। एकदम से ही मेरे अंदर इनकार की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही मैंने अपना फेस ऊपर किया, मैंने देखा कि मेरे अराउंड जले हुए फेस वाले पेशेंट्स खड़े हैं, जिनको अभी थोड़ी देर पहले मैं राउंड लगाते वक्त देखकर आया था। उनमें से एक पेशेंट ने मुझसे बोला, तुम्हें अब हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एक दूसरे पेशेंट ने अपना एक हाथ मेरी तरफ किया और उसने कहा, हमारे साथ चलो, अब तुम हमारे दोस्त हो। ये सब देखकर मैं ज़मीन पर गिर गया और मेरी आंखें रूम नंबर 250 के दरवाजे पर ठहर गईं। आज मैंने अपना सबसे पहला पेशेंट खो दिया और वो पेशेंट मैं खुद था, डॉक्टर टिमोथी ईडनबर्ग। So guys, that's all for today. I hope you really enjoyed the video. If you did, then hit the like button and subscribe the channel to get the latest notification of my videos. Till then, सबको bye.